हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशोर। स्वागत है आपका मेरे चैनल द यूनिक में। आज तक तो आप लोगों ने जितनी भी चोरियों की कहानियां सुनी हैं, उसमें या तो चोरों ने बैंक लूटा या कार चुराई या कोई म्यूजियम लूट लिया, मगर आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, वो इसीलिए इतनी हैरत अंगेज और रोमांचक है क्योंकि इसमें महज 2 शख्स एयरपोर्ट पर खड़े एरोप्लेन को ही चुरा ले गए। ये प्लेन कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं था, बल्कि ये बोइंग 727 एयरक्राफ्ट था, जिसका शुमार सबसे बड़े एरोप्लेन में किया जाता है। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि इतने बड़े एयरक्राफ्ट को महज 2 लोग चुरा ले गए, जो कि लगभग नामुमकिन था। और इसके बाद ना ही एयरक्राफ्ट दोबारा कभी किसी को मिला और ना ही इसमें बैठे 2 लोगों के बारे में कभी किसी को पता चला। तो आखिर कैसे ये 2 चोर इतने बड़े एयरक्राफ्ट को दिन दहाड़े सबके सामने चुरा ले गए, और इस एयरक्राफ्ट के चोरी होने के पीछे की वजह क्या थी, ये जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। कहानी शुरू होती है 26 मई सन 2003 को, जब मोरी जोसेफ नाम के एक शख्स के फोन पर एक कॉल आता है। ये कॉल उसे एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की तरफ से आया था, जिसमें वो उसे ये बताते हैं कि 2 अनजान लोग 727 एयरक्राफ्ट को उड़ा ले गए हैं। जिसके फौरन बाद वो इसकी खबर अमेरिकन ऑफिशियल्स और सभी एविएशन ऑफिशियल्स को दे देता है कि बोइंग 727 एयरक्राफ्ट चोरी हो चुका है। इस खबर के बाद हर उस एयरपोर्ट पर कॉल की जाने लगती है जहां बड़े रनवेज थे और जो बोइंग 727 की लैंडिंग को हैंडल कर सकते थे, मगर ये एयरक्राफ्ट कहीं लैंड नहीं हुआ। ये कहानी है लुआंडा, अंगोला की, जो साउथ अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में बसा एक शहर है, जहां कोत्र दे फेरो नाम का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर एक बोइंग 727 एयरक्राफ्ट पिछले 14 महीनों से खड़ा था, और ये एयरक्राफ्ट सन 1975 में मैन्युफैक्चर किया गया था, जिस पर ब्लू, रेड और व्हाइट कलर का स्ट्राइप पेंट था। पिछले 25 सालों तक इस एयरक्राफ्ट को अमेरिकन एयरलाइंस उड़ा रही थी, मगर इसे बाद में मायामी की एक कंपनी एरोस्पेस सेल्स को बेच दिया गया। एरोस्पेस सेल्स ने 28 साल पुराने एयरक्राफ्ट को खरीदने के बाद इसे अंगोला की टैग एयरलाइंस को किराए पर दे दिया था, ताकि वो लीज पर देकर इस एयरप्लेन से पैसे कमा सके। मगर ये एयरक्राफ्ट इस एयरपोर्ट से कभी वापस नहीं लौटा। पिछले 14 महीनों से एयरपोर्ट पर खड़े रहने की वजह से टैग एयरलाइंस पर $4 मिलियन का कर्जा चढ़ गया था, और ये वो एयरपोर्ट फीस थी जो उन्हें कोत्र दे फेरो एयरपोर्ट को उनके एयरपोर्ट इस्तेमाल करने के बदले चुकानी थी। बहरहाल कुछ वक्त बाद इस एयरक्राफ्ट की सभी पैसेंजर सीट्स को निकालने के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं, और जो एयरक्राफ्ट कभी एक कमर्शियल प्लेन हुआ करता था, वो अब डीजल और पेट्रोल को लाने ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा था। उधर एरोस्पेस सेल्स, जिन्होंने ये प्लेन टैग एयरलाइंस को किराए पर दिया था, वो अपना प्लेन उनसे वापस लेकर उसे साउथ अफ्रीका भेजकर रिपेयर कराना चाहते थे, ताकि एयरपोर्ट पर खड़े खड़े उनका प्लेन और खराब ना हो। मगर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी अमेरिकन एविएशन और साउथ अफ्रीकन एविएशन को हिलाकर रख दिया। 25 मई सन 2003 की शाम को 6 बजे कोत्र दे एयरपोर्ट पर 2 आदमी देखे गए, जो बोइंग 727 एयरक्राफ्ट के अंदर चुपके से घुस गए थे, वो भी बिना किसी की परमिशन के। इन दोनों में से एक का नाम था बेन चार्ल्स पदियानल्लूर। ये शख्स जो इस प्लेन में घुसा था, वो एक मैकेनिक था और जिसे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीका से हायर किया गया था। और इन दोनों के अलावा प्लेन में कोई और था या नहीं, ये आज तक पता नहीं चल पाया। ये दोनों शख्स जो प्लेन के अंदर घुसे थे, उन दोनों में से किसी को भी इतना बड़ा प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग नहीं मिली थी। हालांकि बेन एक सर्टिफाइड पायलट था, मगर वो छोटे प्राइवेट एयरक्राफ्ट ही उड़ा सकता था, और उसके पास बोइंग 727 उड़ाने की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, क्योंकि बोइंग 727 को उड़ाने के लिए 3 क्रू स्टाफ की जरूरत पड़ती थी, जिसमें 1 पायलट और 2 को पायलट एक साथ उड़ान भरते थे। बहरहाल धीरे धीरे बोइंग 727 एयरपोर्ट पर चलना शुरू करता है, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ना तो उस एयरक्राफ्ट के पायलट ने किसी कंट्रोल टावर से कोई बात की, और ना ही कंट्रोल टावर के किसी भी स्टाफ की कोई कॉल का जवाब दिया। हालांकि एयरक्राफ्ट कुछ देर तक रनवे पर घूमता रहा, क्योंकि इसकी सभी लाइट्स बंद थीं, और महज कुछ ही देर में ये एयरक्राफ्ट कंट्रोल टावर स्टाफ की नजरों के सामने से साउथ वेस्ट की तरफ उड़ गया। ये एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़ान भरकर अटलांटिक ओशियन की तरफ गायब हो गया, और इस दिन के बाद से ये प्लेन और इसमें बैठे दोनों शख्स कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। इस अजीब और अनोखे टेक ऑफ की वजह से पूरा कोत्र दे फेरो एयरपोर्ट चौंक गया, जिसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर एक सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। चूंकि एयरक्राफ्ट एक अमेरिकन कंपनी का था, इसलिए FBI और CIA मिलकर इस एयरक्राफ्ट की तलाश में लग जाते हैं। उनका शुरू से ये मानना था कि एयरक्राफ्ट किसी अटैक में इस्तेमाल करने के लिए चुराया गया है, और उन्हें हर वक्त ये डर सता रहा था कि एयरक्राफ्ट किसी गलत हाथों में न पड़ जाए। इस एयरक्राफ्ट के गायब होने से महज कुछ ही देर पहले इसमें 14,800 गैलन फ्यूल भरा गया था, जिसकी वजह से ये प्लेन 2,400 किलोमीटर तक उड़ सकता था, वो भी बिना रुके। इस एयरक्राफ्ट में बैठे पायलट ने महज एक बार कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया था, जिसमें उसने ईस्ट अफ्रीका की छोटी सी कंट्री सीशल्स में लैंड करने की परमिशन मांगी थी, जो उसे मिल भी गई थी। मगर सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि ये प्लेन यहाँ भी लैंड नहीं हुआ। इस बोइंग की टेल यानी पीछे की साइड में एक सीरियल नंबर लिखा था, जो था N844AA, और इस सीरियल नंबर का एयरक्राफ्ट ना ही कभी किसी जंगल में मिला और ना ही किसी समंदर में। बोइंग 727 के गायब होने के बारे में जिसने भी सुना, वो हैरत में पड़ गया।
क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट था और इसके गायब होने के साथ कई सवाल भी लोगों के सामने आकर खड़े हो गए। सबसे पहला और बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये प्लेन हवा में गायब कैसे हो गया, जिसके बाद कई थ्योरी इसके आसपास घूमने लगी, क्योंकि FBI और CIA शुरू से ये मानकर चल रहे थे कि ये एयरक्राफ्ट किसी अटैक को अंजाम देने के लिए चुराया गया है। मगर जब उन्हें अपनी तहकीकात में ना तो ये प्लेन मिला और ना ही किसी क्रैश की खबर मिली, तब उन्हें ये समझ आने लगा कि इस प्लेन के गायब होने और किसी अटैक का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अब FBI और CIA बहुत कश्मकश में पड़ चुके थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये तहकीकात कहाँ से शुरू की जाए, और तब वो फैसला करते हैं कि वो प्लेन लेकर भागने वाले दोनों शख्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, और यही उन्हें इस केस की तह तक पहुंचाएगा। FBI और CIA के अंदाजे के मुताबिक जो शख्स ये प्लेन उड़ा रहा था उसकी उम्र लगभग 50 साल थी, जिसका नाम था बेन चार्ल्स पदियानल्लूर। उसे एयरक्राफ्ट उड़ाने का बहुत शौक था और यही वो वजह थी कि 20 साल का होते होते उसने एविएशन स्कूल ज्वाइन कर लिया, जहां वो छोटे एयरप्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग लेने लगता है। महज कुछ वक्त बाद उसे छोटे एयरप्लेन उड़ाने का सर्टिफाइड लाइसेंस मिल जाता है और साथ ही साथ वो एयरक्राफ्ट के मैकेनिकल इक्विपमेंट्स के मेंटेनेंस की ट्रेनिंग भी ले लेता है। इस एयरक्राफ्ट के गायब होने से पहले बेन पदियानल्लूर अपने 2 बच्चों और बीवी के साथ पिछले 15 सालों से रह रहा था और उसने अपनी वसीयत पहले ही बना रखी थी कि अगर उसे कभी कुछ होता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके बीवी बच्चों के नाम कर दी जाए। FBI ने जब प्लेन में सवार दूसरे शख्स के बैकग्राउंड का पता लगाने की कोशिश की, तब उनके हाथ कुछ नहीं लगा। वो बस ये जानते थे कि शख्स का नाम जॉन मुंता था और वो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का रहने वाला था। बेन पदियानल्लूर से पहले रेडी करने का काम करते थे। बेन पदियानल्लूर टैग एयरलाइंस के साथ एरोस्पेस सेल्स और इस कंपनी के ओनर मॉरी जोसेफ के लिए भी फ्रीलांसिंग पर काम करता था। और जब मॉरी जोसेफ अपने प्लेन को टैग एयरलाइन से वापस लेकर उसे दोबारा मेंटेन और मॉडिफाई करने के लिए सोचता है, तब वो बेन पदियानल्लूर को कोत्रदे एयरपोर्ट भेजता है ताकि वो उस प्लेन के मेंटेनेंस अपनी देखरेख में करा सके। अब बेन पदियानल्लूर के लिए तैयार हो जाए और साथ ही साथ वो एक पायलट और को पायलट भी हायर कर लेता है जो इस प्लेन को जोहान्सबर्ग लेकर जाने वाले थे, जहां एक नया बायर इस प्लेन को खरीदने के लिए तैयार था। इस एयरक्राफ्ट के लुआंडा छोड़ने से 2 दिन पहले तक बेन पदियानल्लूर अपने काम में पूरी तरह लगा हुआ था। मगर फिर ये सवाल आता है कि वो इस प्लेन को लेकर आखिर क्यों भाग गया और आखिर वो क्या साजिश थी जिसकी वजह से प्लेन चोरी किया गया। एयरक्राफ्ट को तैयार करने के बाद बेन पदियानल्लूर एयरक्राफ्ट को उड़ा ले गए हैं, जिसे सुनते ही उसके पैरों तले जमीन सरक जाती है। पहले तो उसे ये लगा कि प्लेन को ट्रायल के लिए उड़ाया गया है, मगर जब बहुत वक्त गुजरने के बाद भी प्लेन वापस नहीं लौटा, तब वो इस बात की खबर अमेरिकन ऑफिशियल्स और बाकी एयरपोर्ट्स को दे देता है कि उसका प्लेन चोरी हो गया है। वो हर एयरपोर्ट पर यह अलर्ट जारी करा देता है कि अगर बोइंग 727 उनके एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगे तो वो फौरन उसे लैंड कराकर उस पायलट को पकड़ लें। हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिरकार पदियानल्लूर ने ये कदम क्यों उठाया, और कोई भी ये नहीं जानता था कि एयरक्राफ्ट आखिर गया कहाँ। बेन पदियानल्लूर के बाद उसके भाई जोसेफ पदियानल्लूर होगी, इसलिए वो उसके भाई को जबरदस्ती प्लेन में अपने साथ ले गए होंगे। जोसेफ की इस थ्योरी के हिसाब से बेन पदियानल्लूर जा चुका होगा या हाईजैकर्स ने उसे बंदी बनाकर अपने पास रख लिया होगा। एक बात और थी जिसने FBI का ध्यान अपनी तरफ खींचा, और वो ये थी कि बेन पदियानल्लूर से अक्सर हाईजैकिंग के बारे में बात करता था और उसने जोसेफ से ये भी कहा था कि अगर हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक करके उसे उड़ाने के लिए कहेंगे तो वो प्लेन को क्रैश करा देगा। FBI का मानना था कि अगर प्लेन हाईजैक हुआ था तो उसे अब तक कहीं क्रैश हो जाना चाहिए था, मगर ना तो ये प्लेन क्रैश हुआ और ना ही कभी इसका मलबा किसी को मिला। इस प्लेन के गायब होने के महज कुछ ही महीनों बाद एक एयरक्राफ्ट पापुआ न्यू गिनिया के पास दिखाई देता है, जो इस चोरी हुए एयरक्राफ्ट से काफी मिलता जुलता था। FBI और CIA के पास जो खबर पहुंची वो ये थी कि ये वही एयरक्राफ्ट है जो चोरी हो गया था, मगर जब उन्होंने इस पूरे मामले की छानबीन की तब उन्हें पता चला कि ये सब झूठ है। उधर बेन पदियानल्लूर, FBI और CIA की हर कोशिश के बावजूद भी ये प्लेन उनके हाथ नहीं लग रहा था, इसलिए अब उन्हें भी ये लगने लगा कि इस एयरक्राफ्ट के चोरी होने के पीछे कोई फाइनेंशियल स्कैम इन्वॉल्व है, और उनका शक किसी और पर नहीं बल्कि एरोस्पेस सेल्स पर था। इस केस की तहकीकात कर रहे ऑफिसर मार्स्टन रोबसन का कहना था कि हो सकता है कि इस प्लेन को इसके ओनर मॉरी जोसेफ ने ही गायब कराया हो ताकि वो उसका इंश्योरेंस क्लेम ले सके, और ये भी हो सकता है कि इस प्लेन को किसी गलत काम को अंजाम देने के लिए गायब कराया गया हो। हालांकि ये सब मैजिक थ्योरी थी, क्योंकि किसी के भी खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था, और चूंकि एयरक्राफ्ट और बेन पदियानल्लूर उनके हाथ नहीं लग रहे थे, जिसकी वजह से ये तहकीकात वहीं के वहीं घूम रही थी। क्योंकि इस एयरक्राफ्ट की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और एयरपोर्ट पर खड़े खड़े इस पर $4 मिलियन का कर्जा भी चढ़ गया था, इसलिए अब एक और थ्योरी निकलकर सामने आने लगी, और वो ये थी कि हो सकता है कि टैग एयरलाइंस ने ही इस प्लेन को गायब कराया हो, जिसकी वजह से FBI और CIA कश्मकश में पड़ गए कि किस थ्योरी के हिसाब से इस केस को सॉल्व किया जाए। हालांकि मॉरी जोसेफ के खिलाफ पहले भी कई इंश्योरेंस फ्रॉड सामने आ चुके थे,
और अगर इस प्लेन के गायब होने को हाईजैक या चोरी होने के साथ जोड़ दिया जाए तो वो आसानी से इंश्योरेंस क्लेम कर सकता था। और यही वो एक थ्योरी थी जो इस केस में सबसे ज्यादा मजबूत थी। FBI और CIA कई सालों तक इस एयरक्राफ्ट को ढूंढती रही, मगर वो नाकाम रही और ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया कि 25 मई सन 2003 की रात को ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये प्लेन और इसे चलाने वाला आज तक वापस नहीं लौटे। इस प्लेन के गायब होने के कई सालों बाद तक लोगों का ये मानना था कि ये प्लेन पानी में गिरकर क्रैश हो गया होगा, क्योंकि बेन पदियानल्लूर का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि इस प्लेन को अंगोला एयरफोर्स ने मार गिराया होगा, क्योंकि ये बिना परमिशन के उनके टेरिटोरियल एरिया से होकर गुजर रहा होगा। और आखिरी थ्योरी ये थी कि इस प्लेन को किसी ड्रग कार्टेल ने हाईजैक कर लिया होगा। चूंकि इस प्लेन की सीट्स को निकाल दिया गया था, इसलिए ड्रग कार्टेल के लिए ये एक बेहतरीन प्लेन था अपने ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ये थी कहानी दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट में से एक बोइंग 727 की, जो बिना कोई भी सबूत छोड़े हमेशा के लिए गायब हो गया। और दुनिया की दो सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FBI और CIA भी आज तक इसका पता नहीं लगा पाए। FBI ने इस केस को ये कहकर बंद कर दिया कि मॉरी जोसेफ ने इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए इस प्लेन को गायब करवा दिया और बेन पदियानल्लूर को दिया, मगर कोई पुख्ता सबूत न होने की वजह से वो उसे गिरफ्तार नहीं कर पाए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।